प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको हरित क्रांति के विषय में पढ़ेंगे और हमें ये ज्ञात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और हमें खाद्यान्न और गेहूँ और चावल को मुख्यतः आयात करना पड़ता था। यानी खाद्यान्न को भी और आयात करना पड़ता था। कृषि प्रधान देश, उसके बावजूद भी फसलों को आयात करना पड़ता था। ऐसी विषम परिस्थिति में और देश उस समय जब आज़ाद हुआ ही था, कृषि निर्भरता देश को सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर या अवसंरचना तैयार करना आदि ऐसे कारण थे जो कि कृषि के लिए बहुत ज़रूरी भी थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब देश का किसान गरीब था, सरकारों के पास वित्तीय अभाव था, योजनाओं की कमी थी, दूसरे देशों से आर्थिक सहायता की प्राप्ति हो रही थी, ऐसे समय में और खाद्यान्न की उपलब्धता हो पाना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन विश्व अंदर में इस प्रकार की सोच दुनिया भर में चल रही थी कि किस प्रकार खाद्यान्न की कमी से और उबरा जाए, कुछ ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जाए या उन्नत बीज या उन्नत किस्म ऐसी तैयार किए जाएं ताकि उन्हीं फसलों में और तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके या गुणात्मक रूप से और अधिक वृद्धि हो। ऐसा प्रयास दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे। तो वैसे ही हरित क्रांति एक ऐसा शब्द है जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के विलियम गेड ने इस्तेमाल किया था सबसे पहले। हरित क्रांति, हरित क्रांति, और इसको यूएसए का जो वैज्ञानिक था, कृषि वैज्ञानिक विलियम गेड, कि किस प्रकार कृषि से आय को बढ़ाया जाए और पारंपरिक तकनीकों से निकल करके और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके और उत्पादन में और बढ़ोतरी की जाए। इसी दिशा में और जो सबसे पहला जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1950 में, और मैक्सिको 50 के दशक में, कि मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन ने और ये स्टार्ट किया था। इन्होंने गेहूं की और बोनी किस्में पैदा की। बोनी किस्में कि चारा तो कम होगा लेकिन जो बीज है अथवा फसल है उसका उत्पादन अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार हाइब्रिड प्रकार की किस्में तैयार की गई। और मनीला जो फिलीपींस में है, वहाँ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1960 के दशक में और चावल की अधिक उपज देने वाली और जो बीज हैं उनको तैयार किया। तो दुनिया भर में हरित क्रांति की चर्चाएं थीं, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। तो भारत में भी हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत में इस क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1965 और 66 में शुरुआत हुई थी, और इसमें उन्नत बीज बनाने का कार्यक्रम मैक्सिको में विकसित हुआ था और उन्नत गेहूं की किस्मों के 1966-67 में देश में प्रारंभ हो गया था। यानी 1966-67 में और उन्नत बीज बनाने का जो कार्यक्रम था वो तैयार हो चुका था। सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वामीनाथन के नेतृत्व में और देश के 7 राज्य लिए गए और 7 राज्यों के 7 जिले लिए का चयन किया गया। 7 राज्यों के 7 जिले, उनमें जिलों में थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 7 राज्य
थे, जिनके 7 जिलों का चयन किया गया। इन जिलों में एक कार्यक्रम चलाया गया IDEP, इसका नाम था सघन कृषि जिला कार्यक्रम। तो इस प्रकार सघन कृषि जिला कार्यक्रम चालू किया गया। IDEP के तहत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाया गया, क्योंकि यदि किसान के पास पैसा नहीं है तो वो उन्नत किस्म के बीज कहाँ से खरीदेगा, रासायनिक उर्वरक अपने खेतों में कहाँ डालेगा। और तत्कालीन परिस्थितियाँ तो बेहद ही कमज़ोर थीं आर्थिक स्थिति के रूप में देखें तो ऋण हो या बीज हों, इन सब के लिए उर्वरक हों, तो इन सब के लिए और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बाद में इन 7 जिलों के और जो परिणाम आए वो बेहतरीन थे तुलनात्मक रूप से विगत वर्षों के या दशकों के। तो 1965 में इससे उत्साहित होकर के और 114 जिलों में ये कार्यक्रम चालू किया गया, जिस सघन कृषि जिला कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम को चलाने में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का एक बड़ा योगदान है और उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये भारत में और हरित क्रांति के जनक अथवा पिता माने जाते हैं। इसके बाद इस कार्यक्रम का नाम उन्नत बीज कार्यक्रम कर दिया गया, बाद में उन्नत बीज कार्यक्रम। तो इस प्रकार, और ये जो कार्यक्रम था वो बिना अच्छी किस्म के बीजों के संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो किसान थे वो विगत वर्ष में जो गेहूँ उन्होंने बोया उसी में से कुछ गेहूँ रख लेते थे और अगले वर्ष में उसी बीज को बो देते थे। लेकिन अब उन्नत बीज तैयार किए गए और उन्नत बीजों के फलस्वरूप ही उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो सर्वाधिक जो इसका सफल रिजल्ट या धनात्मक रिजल्ट प्राप्त हुआ वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में प्राप्त हुआ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब हम इन राज्यों से ही समझ सकते हैं, ये 3 जो राज्य हैं वो गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य हैं भारत के। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में भारी मात्रा में और वृद्धि हुई। तो हालांकि गेहूं के रूप में सर्वाधिक वृद्धि हुई, लेकिन कुछ मामलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा में भी और हरित क्रांति का और प्रभाव पड़ा। तो चावल की खेती में हरित क्रांति जो गेहूं की तुलना में अधिक लाभ नहीं हुआ, फिर भी फर्क पड़ा। और हम ये देखें, विभिन्न फसलों के हिसाब से तुलना करें कि गेहूं में जो अंतर आया वो लगभग 216% बढ़ोतरी हुई, चावल में 109%, मक्का में 63%, ज्वार में लगभग 80%, बाजरा में लगभग 94%। इन सब को देखने के पश्चात ये मालूम होता है कि सर्वाधिक जो ग्रोथ हुई थी वो गेहूं में हुई थी, 216%। तो अब हम देखते हैं चावल की खेती में हरित क्रांति में अपेक्षित लाभ नहीं हुआ, फिर भी तुलनात्मक रूप से लाभ तो अधिक हुआ ही, 109% या 110%। तो इस प्रकार विभिन्न फसलों में और बढ़ोतरी हुई और इसका कुछ धनात्मक और ऋणात्मक या मेरिट डिमेरिट्स रहीं, और उन को हम पढ़ेंगे कि क्या उपलब्धियां रहीं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति की उपलब्धियों में हम देखेंगे कि कृषि में जो उत्पादन था वो अधिक बढ़ गया। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि अभी हमने प्रतिशत के रूप में पढ़ा, तो अब देखते हैं कि 1965 और 66 में जहाँ उत्पादन और 103 लाख टन हुआ करता था, वो 2004 और 5 के आंकड़े इसमें दे रखे हैं कि लगभग 730 लाख टन हो गए। तो लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हो गई। इस प्रकार कृषि में तकनीक की प्रयोग, पहले हल, बैल और आदि से जुताई और मानवीय श्रम का इस्तेमाल अधिक होता था, लेकिन अब तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया।
जैसे हम देखते हैं कि आज ट्रैक्टर, कम्बाइन, हार्वेस्टर आदि के माध्यम से और फसलें ली जाती हैं, बोई जाती हैं, काटा जाता है, चाहे वो थ्रेसर हो या बुलडोजर हो, पानी के पंप सेट हो। सिंचाई में भी तकनीक आ गई, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन और पाइपों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से दूर दूर तक पानी पहुंचाए जाने लगा। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई, नेशनल इनकम में भी वृद्धि हुई, क्योंकि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो राष्ट्र की भी आय बढ़ेगी, राष्ट्र का किसान भी खुशहाल होने लगा और डिमांड बढ़ी तो निश्चित रूप से कारखानों पर भी प्रभाव पड़ा, देश की आय में भी फर्क पड़ा। खेती और मजदूरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ, उनको अधिक मेहनताना दिया जाने लगा, रोजगार में वृद्धि हुई, क्योंकि पहले रोजगार सीमित हुआ करते थे। जैसे अब नई वृद्धि, जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की यंत्रीकृत जो चीज़ें आ गई, उनमें भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता हुई। तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि किसानों के ने यंत्रीकरण के माध्यम से, यंत्र आ जाने से खेतों में और कुछ मजदूर बाहर हो गए, लेकिन उन मजदूरों का दूसरी जगहों पर यंत्रों में भी इस्तेमाल होने लगा, तो उनको दूसरा प्लेस उपलब्ध हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता आई। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ कमियों की देखें तो कमियां भी हरित क्रांति की वजह से और हमारे सामने आई। उनमें पूंजीवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिन किसानों के पास पैसा है वो यंत्रीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्नत बीज खरीद सकते हैं और रासायनिक उर्वरक खरीद सकते हैं, कीटनाशक खरीद सकते हैं, पंप सेट, नलकूप आदि खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार पैसे की मात्रा या पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता होने लगी। प्रादेशिक असंतुलन पैदा हो गया कि जहां पंजाब हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान संपन्न हो गए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जहां संपन्न हो गए, तो दूसरी तरफ अन्य जो राज्यों के जो किसान थे वो उतने संपन्न नहीं हो पाए, क्योंकि इसका सर्वाधिक जो प्रभाव था वो धनात्मक रूप से गेहूं पर पड़ा, और जहाँ जहाँ गेहूं का उत्पादन होता था वहाँ किसानों को भारी मात्रा में वृद्धि हुई, विशेष रूप से बड़े किसानों को, क्योंकि बड़े किसान उन आर्थिक रूप से समृद्ध थे, तो वो यंत्रीकरण का इस्तेमाल कर सकते थे, उन्नत बीज और खाद का और खरीद सकते थे। इस प्रकार इसके अतिरिक्त फसलों, कुछ विशिष्ट फसलों तक ये सीमित रह गया, केवल गेहूँ, चावल आदि फसलों तक सीमित रह गया। दाल की बात करें, जौ की बात करें, या फिर अन्य फसलों की बात करें, चारा फसलों की बात करें, सोयाबीन की बात करें, तो उनमें इतनी ग्रोथ नहीं हुई और उन पर ध्यान भी नहीं दिया गया। और श्रम विस्थापन हो गया। श्रम विस्थापन जैसे बहुत सारे लोग जो खेती हर मजदूरी के रूप में गाँव में लगे हुए थे, अब वहाँ गाँव में वो ही खेती और यंत्रों के माध्यम से होने लगी, तो उनको वहाँ से और विस्थापित होना पड़ा। आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई कि आर्थिक विषमता इतनी हो गई कि जो बड़ा किसान था वो अमीर होता गया और जो छोटा किसान था उन सबको खरीद पाने की क्षमता में, अब योग्यता में ही नहीं था, सुविधाओं का अभाव होने लगा और उत्पादन में जो वृद्धि थी वो अल्पकालिक। इस प्रकार ये वृद्धि होती गई और कुछ जो कमियां हैं वो छूटती गई। तो हम देखते हैं कि हरित क्रांति ने, और जैसे हरित क्रांति की फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता हुई, तो सिंचाई के माध्यम से किसानों ने अधिक सिंचाई की तो खेत दलदल बन गए तो सेम की समस्या उत्पन्न हो गई। आज हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि दलदलीय वाटर लॉगिंग की समस्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जलाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो गई, वाटर लॉगिंग हो गया। इसके अतिरिक्त जो खेती है वो क्षारीय और अम्लीय प्रकार की हो गई भूमि। आज भारत सरकार को ये प्रयास करना पड़ा है कि भारत सरकार को मृदा गुणवत्ता नापने के लिए और जगह जगह सोयल टेस्ट लैब स्थापित करनी पड़ी हैं, सोयल लैब स्थापित करनी है, ताकि किसान अपनी मिट्टी का परीक्षण करा सके कि उसमें कितने जो तत्व हैं वो मौजूद हैं और कितनों की आवश्यकता है। इसलिए अनावश्यक रूप से किसानों ने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों को डाला और खेती दलदली, बंजर अथवा क्षारीय, अम्लीय हो गई, यानी मृदा का प्रदूषण हो गया। एक नया शब्द आ गया कि मृदा प्रदूषण हो गया। मृदा अब उपजाऊ की नहीं रही अथवा उसकी उपजाऊपन की जो क्षमता थी वो घट गई। तो इस प्रकार अब इस्तेमाल किए जाने लगा कि अब हम जब हरित क्रांति से ये सब कुछ नुकसान प्राप्त कर सकें, हालांकि लाभ बहुत हुआ है, तो अब एक दूसरी क्रांति का नाम दिया जा रहा है सदाबहार क्रांति,
कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन आनी चाहिए, ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी दूसरी हरित क्रांति आनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी आनी चाहिए कि जिसमें समावेशी विकास होना चाहिए और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जैविक और जैविक कीटनाशक होने चाहिए, जैविक उर्वरक होने चाहिए, ताकि मृदा को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जल को नुकसान ना पहुंचाए। तो पुरानी हरित क्रांति के फलस्वरूप जो नुकसान हुए हैं पर्यावरण को, वो ना हो, और साथ ही स्वास्थ्य को नुकसान ना हो, और उत्पादन तो बढ़े ही। इस सदाबहार क्रांति जो कि 2006 में एक नया और आयाम स्थापित हुआ, या हमारे सामने एक विचार आया, उस दिशा में अब सरकारें प्रयास कर रही हैं और जैविक खेती को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हरित क्रांति जो थी वो केवल खाद्यान्न फसलों के लिए थी, लेकिन दूसरी तरफ आप इस मानचित्र में देखेंगे कि अन्य क्रांतियाँ भी हुई हैं, जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, जिसे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। पीली क्रांति, और पीली क्रांति जिसे हमने पढ़ा था कि हरित क्रांति में केवल खाद्यान्न को ही दर्जा दिया गया था ज़्यादा, तो पीली क्रांति में तिलहन फसलों को भी और महत्व दिया गया। नीली क्रांति, क्योंकि मत्स्य भी विभिन्न जगहों पर खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि हुई। गुलाबी क्रांति एक झींगा मछली है, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। तो भूरी क्रांति खाद्य और उर्वरक उत्पादन के रूप में वृद्धि हुई। सिल्वर क्रांति या चांदी कलर, जैसे अंडा उत्पादन में वृद्धि, अंडा भी एक खाद्यान्न है, खाद्य प्रोडक्ट है। गोल्ड क्रांति ये बागवानी, जिसमें जैसे बहुत सारी जो फसलें हैं जिनमें हम सब्जी फल बोते हैं, वो बागवानी में वृद्धि। लाल क्रांति ये टमाटर उत्पादन वृद्धि। अब जो क्रांतियाँ थी, रेवोल्यूशन थी, ये पर्टिकुलर फसलों पर, पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि सब्जी पर, पर्टिकुलर फल पर आ गए। जैसे टमाटर का हमने ले लिया, आलू का हमने ले लिया। गोल्ड क्रांति। काली क्रांति एथेनॉल और बायोडीजल, क्योंकि ये क्रांतियाँ, जैसे अब भारी मात्रा में और डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्यों ना ऐसी प्रोडक्ट तैयार किया जाए ताकि प्रदूषण भी बच जाए, और जो हम पेट्रोल डीजल पर या उस खनिज पर निर्भर हैं, उस खनिज की निर्भरता को कम किया जा सके। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कम किया जा सकता है। बादामी जो क्रांति हुई थी, वो एलमंड रेवोल्यूशन, वो मसालों के उत्पादन को में वृद्धि हुई थी, उत्पादन का बढ़ोतरी और निर्यात की को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर के, और भारत में ही नहीं दुनिया भर में अन्य उत्पादन पर ध्यान दिया गया, अन्य खाद्यान्न फसलों पर ध्यान दिया गया, खाद्य पदार्थों पर ध्यान दिया गया। आज हम देखते हैं कि केवल खाद्यान्न ही, जो गेहूँ और चावल अथवा मक्का ज्वार बाजरा ही नहीं, बल्कि व्यक्ति मांस के रूप में, दूध के रूप में और विभिन्न प्रोडक्ट अपने खाद्यान्न के रूप में या खाद्य प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करता है, तो उन पर भी और भारत सरकार और अन्य देशों की सरकारों ने ध्यान दिया। तो इस प्रकार आज हमने हरित क्रांति के संदर्भ में और हरित क्रांति के संबद्धता को ध्यान में रखते हुए अन्य क्रांतियों का भी हमने अध्ययन किया। और आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।